Very warm welcome to dear students in my YouTube educational channel. Dear students, कल हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सेक्शन 3 से लेकर के 18 तक के बारे में एक साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमें ये याद रखना है कि सारे डिस्कशन जो होंगे वो बंचेस में होंगे। हर सेक्शंस का अलग अलग बंच है, अलग बिल्कुल सेपरेटली नहीं पढ़ा जा सकता है। इनको एक साथ एक बंच बना करके मिला के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मेरा इस वीडियो में पूरा ये प्रयत्न रहता है कि आप किसी न किसी तरीके से इन धाराओं को अपने दिमाग में बिठा लें। क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो या एकेडमिक परीक्षाएं हो, आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हॉल आपको वहाँ पर मेमोरी बहुत ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ याद आ जाए। और वो कैसे याद आएगी, यही एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, या आप अपने तरीके भी ढूंढ सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो। चलिए हम शुरू होते हैं आज सेक्शन 3 से। तो आपको मैं सबसे पहले सेक्शन 3 एंड 4 को डिस्कस करूंगा। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, ये दो सेक्शन हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये दो सेक्शंस हैं और ये बेसिकली कम्युनिकेशन को डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम संसूचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। संसूचनाएं क्या होती हैं आप सभी को मालूम है। कम्युनिकेशन, संसूचनाएं, मैसेज को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाना, ये मेन चीज़ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्शन 3 और 4 स्पेसिफिकली इस बात को कहता है कि किसी भी प्रस्तावना यानी प्रपोजल का प्रतिग्रहण, एक्सेप्टेंस जो है, उसका कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, या उसका कम्युनिकेशन जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ सेक्शन 3, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 3 की। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ये मेन चीज आ गई आपकी सामने निकल के कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और उसका एक्सेप्टेंस जो है वो सेक्शन 3 में बताया गया है। आप इसको बुक से पढ़िएगा, इसका थोड़ा स्टडी करिएगा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम जब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 4 की तरफ, जब हम सेक्शन 4 पर आते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये सेक्शन 4 ये कहता है हाउ मेड द कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। आप में से सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम बाय फ़ोन भी कम्युनिकेशन करते हैं, चिट्ठियों के द्वारा भी कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, इसी तरह मेल के द्वारा करते हैं, मैसेंजर के द्वारा करते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है तो और सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं जहां हम कम्युनिकेशन, पुराने समय में कम्युनिकेशन जो था वो बोल करके होता था, पत्रों द्वारा लिख करके भी होता था। तो कम्युनिकेशन करने के जो तरीके हैं वो सेक्शन 4 में बताए गए हैं। तो आप सिर्फ इतना 3 और 4 को मिला करके पढ़ेंगे तो आप कम्युनिकेशन को याद रखेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे होगा और कम्युनिकेशन करने के क्या तरीके हैं, हाउ मेड द कम्युनिकेशन। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे व्हेन कम्युनिकेशन, व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, कब जो है कम्युनिकेशन हमारा पूर्ण होता है। ठीक है, बात इस बात की आती है कि कम्युनिकेशन जो है, जैसे हमने किसी भी व्यक्ति को या हमने सामने वाले पक्षकार को कोई बात प्रस्ताव के द्वारा भेजी या कही,
तो जब तक कि वो उसको पढ़ नहीं लेता है तब तक हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जा सकता है। केवल हम, जैसे आप कोर्ट की भाषा में अगर देखें तो सम्मन की तामील होती है, तो तामील जब वो रिसीव कर लेता है तब माना जाता है कि सम्मन की तामील हो गई है। अदरवाइज सम्मन उसके घर के बाहर चिपका दिया जाता है तब भी मान लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए जहाँ पर उसको अपनी बात को पहुँचाने का जो माध्यम है, जो साधन है, हम ऐसा प्रेजेंट कर सकें या विधि ऐसा प्रेजम्पशन कर सके कि उसको ये चीज़ प्राप्त हो गई है। इज दैट क्लियर? सेक्शन 3 एंड 4 को आप नोट डाउन करें और आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से हम इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 को हम एक साथ लेंगे, क्योंकि ये हमारी संविदा अधिनियम का, हम अपनी आम भाषा में कहें तो या कंप्यूटर की भाषा में कहें तो ये वायरस का काम करता है। एक तरीके से ये वायरस है जो पूरी संविदा को ख़त्म करने का काम करता है। ये रिवोकेशन है। रिवोकेशन आप में से रिवोकेशन ऑफ, फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। रिवोकेशन क्या होता है, इसको हम विधि की भाषा में, हिंदी में प्रतिसंहरण बोलते हैं कि किसी भी संविदा का प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है। प्रतिसंहरण मीन्स होता है उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना। आप सभी जानते हो, अब मैं आपको आम भाषा में समझाता हूँ कि आपके पास एक मोबाइल है और आप चाहते हो कि वो मोबाइल के सारे डिवाइसेस खराब हो जाएं, तो आप क्या करोगे? आप एक ऐसे सॉफ्टवेयर का डेवलप करोगे जो उसमें इंजेक्ट करा दिया जाए और वो सारा ख़त्म हो जाए। ठीक वैसे ही जब हम किसी भी संविदा को तोड़ना चाहते हैं तो या तो एक पक्षकार की गलती होगी तो दूसरा उसे तोड़ लेगा, या उसमें विधि की कोई गलती होगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से रिवोकेशन जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को या किसी एग्रीमेंट को ब्रेक करने का या रिवोक्ड करने का, खंडित करने का, इसको बोलते हैं स्पेसिफिकली खंडन करना। तो उसे खंडन करने का एक तरीका होता है। अब आप देखते हैं इसमें कि हम नंबर 5 पे देखते हैं प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पर हम रिवोकेशन को सिर्फ याद रखते हैं, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, यहाँ से हम प्रपोजल का और एक्सेप्टेंस का, रिवोकेशन के बारे में सेक्शन 5 में पढ़ते हैं। इसी तरह सेक्शन 6 जब हमारा आता है, हाउ टू डू रिवोक्ड, हाउ टू डू रिवोक्ड। ठीक है, हाउ टू डू रिवोक्ड का मतलब हो गया प्रतिसंहरण कैसे किया जाए। प्रतिसंहरण करने के भी अपने एक तरीके हैं। आप या तो उसको बोल के कर सकते हैं, लिखित कर सकते हैं, पत्र भेज के कर सकते हैं, मेल करके कर सकते हैं, लेकिन रिवोकेशन का भी कम्युनिकेशन होता है। बिना कम्युनिकेशन के रिवोकेशन भी पूर्ण नहीं माना जा सकता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है बेसिकली, हम अगर अपने परिवार में किसी से कोई चीज़ आदान प्रदान करते हैं या लेन देन करते हैं तो हमारा उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं। लेकिन जब हम कहीं लीगल ऑब्लिगेशंस चाहते हैं कि हमारा विधिक बाध्यता बन जाए इस बात की, तो हम उसको टेक्निकली लॉ के फॉर्मेट में ही काम करते हैं जहां हमको लीगल ऑब्लिगेशंस प्राप्त होते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा सेक्शन 2H स्पेसिफिकली डिफाइन करता है, विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय द लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, कि जब हम किसी बात को कोर्ट द्वारा लागू करा सकें तो
वही हमारी संविदा होगी। और हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए, जब तक लीगल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत काम नहीं किए गए होंगे तब तक किसी भी हालात में हम उसे कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते हैं। तो रिवोकेशन का भी अपना एक तरीका है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 के बाद 7 आता है कि रिवोकेशन जो है आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम कोई वायरस डालते हैं तो आधा अधूरा वायरस अगर मोबाइल में डालेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन जब उसे हम अच्छे से पूरे तरीके से इंजेक्ट कर देंगे, वो अपनी पूरी प्रोसेसिंग कर लेगा, तो मोबाइल ऑटोमेटिक पूरा बंद हो पड़ जाएगा। वही कहानी रिवोकेशन की कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत है कि रिवोकेशन मस्ट बी एब्सोल्यूट, अत्यंतिक होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। आधा अधूरा रिवोकेशन, हाँ भी है भी ना भी है, सब ऐसा नहीं चलेगा। हाँ है तो हाँ, ना है तो ना, ये तरीका होता है किसी भी लीगल टर्म को पूरा करने का। तो रिवोकेशन मस्ट बी एब्सोल्यूट। देखिए, मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज यूज करता हूं ताकि जो एलएलबी में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आते हैं हम लोगों के सामने, उनको बहुत टेक्निकल लैंग्वेज या टेक्निकल फॉर्मेट का पता नहीं होता है। तो कोशिश हमारी ये होती है कि आम भाषा में इस टेक्निकल लैंग्वेज को हम उसको इंजेक्ट करके उनके सामने रखें ताकि वो आसानी से इसको समझ जाएं, और कहीं ना कहीं जो उनका उद्देश्य है कि एलएलबी में कुछ सीखें प्रोफेशनल, तो वो उनको मालूम पड़े। आपकी आम जिंदगी में रोज जो घटनाएं घटती हैं उसमें कहीं ना कहीं विधि का समावेश होता ही है, विधि प्रवेल होती है। हम जाने अनजाने विधि और विधिपूर्ण कार्य करते हैं और अविधिक काम भी करते हैं जिनके हमको नॉलेज भी नहीं होती कि हमने कब गलत काम कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन आपका 5, 6 और 7 ये एक बंच में काम करेंगे और ये रिवोकेशन से संबंधित होंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 3 एंड 4 जो कि कम्युनिकेशन की बात करता था। 5, 6 एंड 7 जो है वो रिवोकेशन की बात कर रहा है। और आपको ये याद रखना चाहिए कि रिवोकेशन में 3 चीजें आई हैं, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ एंड हाउ टू रिवोक, एंड रिवोकेशन मस्ट बी एब्सोल्यूट। 3 बातें आ गई आपकी। अब हम यहाँ पर सेक्शन 5, 6, 7 के बाद हम सीधे आते हैं सेक्शन 8 और 9 में। ये दोनों अलग अलग ही पढ़े जाएंगे लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इनमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सेप्टेंस के बारे में एक जगह कहा गया है और एक जगह प्रॉमिस के बारे में कहा गया है। सेक्शन 8 में एक्सेप्टेंस की बात करता है, यानी कि प्रतिग्रहण। एक्सेप्टेंस को हम ऐसे कर लेते हैं और प्रॉमिस को भी ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ नंबर 1 डाल देंगे, यहाँ नंबर 2 डाल देंगे। याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो नंबर 1, कोई भी एक्सेप्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि या तो कोई भी प्रस्ताव हमारे सामने आएगा तो वो बिल्कुल सीधा साधा सामान्य प्रस्ताव होगा जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं, या वो सशर्त होगा, या उसमें आपका जिसको हम बोलते हैं जो आपने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं उसको, अरे कंसिडरेशन, सॉरी कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मालूम होना चाहिए। तो जब हम एक्सेप्टेंस करते हैं तो या तो हमारा उसका जो है परफॉर्मेंस ऑफ, यहाँ पर हम लिख देते हैं परफॉर्मेंस ऑफ प्रपोजल, या सॉरी परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, यानी जो शर्त है हमारी, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, यानी एक्सेप्टेंस जो होगा शर्तों के पालन के द्वारा होगा। और या तो फिर उसमें दूसरी चीज जरूरी है जो वो है आपका कंसिडरेशन, यानी फुलफिलमेंट ऑफ
ऑफ कंसिडरेशन, जब हम कंसिडरेशन को फुलफिल करते हैं, यानी कि हमारा कोई भी एक्सेप्टेंस जो होगा उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। एक तो जो उसमें शर्त दी गई होंगी, उन शर्तों का यदि पालन करने के लिए दूसरा पक्षकार राजी है तो ये तो होगी, और दूसरा उसके साथ जो वो जुड़ा हुआ है आपका कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन फुलफिल होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि एक्सेप्टेंस हमारा पूरा हो गया है। इसी तरीके से जब हम प्रॉमिस की ओर बढ़ते हैं सेक्शन 9 में, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 इन दो को हम पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन 9 में मेन चीज़ आती है कि जो प्रॉमिस होगा या तो वो एक्सप्रेस्ड होगा या इम्प्लाइड होगा। यानी हम प्रॉमिस को अभिव्यक्तता बोलेंगे हाँ, या फिर हम अगर कभी ऐसा भी होता है, विवक्षित भी होता है कि जहाँ कहीं भी कोई बात हम करते हैं और उसका हम हाँ या ना में जवाब नहीं देते हैं तो अक्सर हाँ ही मान ली जाती है, तो ये भी माना जाता है कि इम्प्लाइड रूप से आपकी हाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रॉमिस को कैसे करेंगे, प्रॉमिस एक्सप्रेस भी होगा और इम्प्लाइड भी होगा। ठीक है, ये हमारा सेक्शन निकल के आता है 8 और 9। तो आपने जैसे देखा कि सेक्शन हमने 3, 4 को एक साथ पढ़ा, 5, 6, 7 को एक साथ पढ़ा, 8 और 9 को हमने अलग अलग पढ़ लिया। यहाँ तक तो पूरी पिक्चर हमारी क्लियर हो जाती है। अब हम इसके मेन पार्ट में एंटर करते हैं। अभी तक तो हमने प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन यही सब पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वाइड एंड वाइडेबल ये सब पढ़ चुके। अब आते हैं सेक्शन 10 से कहानी शुरू होती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की असली, कि सर कि हमारा कोई भी जो संविदा होगा या हमारा कोई भी करार होगा उसके लिए हम में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन लोग इन्हें कर सकते हैं, कैस और इसको कैसे किया जाएगा, हुज एग्रीमेंट आर अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेक्शन 10 पे आते हैं। सेक्शन 10 मेन चीज़ आती है, आपको मैं बहुत अच्छे से एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि एग्रीमेंट में सेक्शन 10 का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ये एलएलबी के एग्ज़ाम में 20 नंबर में भी, 10 नंबर में और शॉर्टली 2-4 नंबर में भी पूछा जाता है अक्सर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेक्शन 10 जो है वो हमारा कहता है कि कौन से करार संविदाएं हैं, यानी कि हुज agreements is contract। आपने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी, आपने सुना होगा अक्सर या क्वेश्चंस में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सभी संविदाएं करार हैं या हो सकती हैं, लेकिन सभी करार संविदाएं नहीं हो सकती हैं। यही क्वेश्चन डेवलप होता है और ये सेक्शन 10 की देन है। सेक्शन 10 में ही इसको डिस्क्राइब किया गया और यहीं से आपको इसका आंसर भी मिलेगा। आप इसको थोड़ा स्टडी करिएगा और सेक्शन 10 को ठीक से पढ़िएगा। और जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, या ऑल आगे चलते हैं सेक्शन 10 के। तो आपने देख लिया कि कौन से करार जो होंगे संविदाएं होंगी। सेक्शन 11 हु इज अ कॉम्पिटेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 और 12 हम एक साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 10 को अलग कर दीजिए, यानी 8, 9, 10 हमने अलग कर दिया। सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में जब हम एंटर करते हैं तो ये कहता है कि who is competent for the contract, and section 12 कहता है for the purpose of contract what is fit or unsound mind, यानी कि संविदा करने के लिए कौन से वो लोग हैं जो कि
सक्षम होंगे और संविदा करने के पर्पस से स्वस्थ चित्त व्यक्ति कौन हो सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम किसी भी माइनर व्यक्ति के साथ संविदा नहीं कर सकते हैं। और स्वस्थ चित्त, रही बात 12 की, तो स्वस्थ चित्त व्यक्ति वही माना जाता है जो कि यदि वो अस्वस्थ भी है लेकिन अंतराल में वो ठीक हो जाता है। सपोज उसको मिर्गी के दौरे आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है, तो वो अस्वस्थ नहीं माना जाएगा। अस्वस्थ व्यक्ति वही माना जाएगा पूर्ण रूप से अनसाउंड हो, जिसको किसी भी बात का समझने का नॉलेज ना हो और वो कार्य की प्रकृति से अनभिज्ञ हो या उसके बारे में समझ नहीं सकता, वो व्यक्ति अस्वस्थ माना जाता है। तो धारा 11 और 12 कि कौन से व्यक्ति हैं जो संविदा कर सकते हैं और स्वस्थ और अस्वस्थ क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया कि जो 18 साल या 21 साल से कम उम्र के लोग हैं वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, उसके आगे हम आते हैं सेक्शन 13 और 14 में। 11 और 12 आप बुक से पढ़िएगा, वैसे अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख सकता हूँ, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 12 पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट who is sound mind or fit। आप सभी ने इसको नोट भी कर लिया होगा आई थिंक, और मैं इसको धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ अपने। याद करने की टेक्निक्स हैं ये सब, आप किसी भी चीज़ को, लेकिन थोड़ा तो प्रेशर देना ही पड़ेगा। अभी तक ये सब ऐसी धाराएं थी जिन पे मेरा कोई फार्मूला बनाना संभव नहीं था, लेकिन आगे की धाराओं में अब हम फार्मूले से भी पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि हमने सेक्शन 12 तक रीड कर लिया है, सेक्शन 13 और 14 को हम एक साथ पढ़ेंगे। 13 और 14, 13 कहता है कंसेंट और 14 कहता है फ्री कंसेंट। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंसेंट क्या है और फ्री कंसेंट क्या है। तो आपको मैं बहुत शॉर्ट समरी बताता हूँ कि जब दो पक्षकार किसी एक ही बात पर एक ही तरीके से सहमत हों, उनका मैतक एक हो, मीटिंग ऑफ माइंड सेम हो, तो हम और वो अपनी उस बात पर रजामंदी दे तो कहते हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी सहमति हमें दे दी है, यानी कि दोनों इस बात पर सहमत हैं। और फ्री कंसेंट के लिए जब हम आते हैं तो सेक्शन 14 के बाद सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, ये 4 सेक्शन जो ऐसे हैं जब इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा किसी कॉन्ट्रैक्ट में या कंसेंट में, किसी कंसेंट में, इन 4 चीज़ों का, यानी कि कोएर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, जब 4 इसमें शामिल नहीं होंगी तो हम फ्री कंसेंट के लिए आगे बढ़ जाते हैं कि हमारी फ्री कंसेंट है। और आपको सेक्शन 13 और 14 स्ट्रिक्टली याद रखनी पड़ेगी कि फ्री कंसेंट 13 में है, 14 में फ्री कंसेंट है, 13 में कंसेंट है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन 15, 16, 17, 18। हम 13 और 14 को रब नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 ये एक बंच में पढ़नी है। ये ध्यान रखिएगा कि हम इसको एक बंच में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम अपना एक फार्मूला डेवलप किए हुए हैं, जिस फार्मूले को एप्लीकेबल करेंगे CUFM। ये हमारा CUFM जो है वो आपको मैं बता दूं
कि जो टाटा बाय बाय करते हो आप, सी यू करते हो, ये वो सी यू है, और ये जो एफ एम है वो एफ एम रेडियो है। यहाँ से आप हमेशा याद रखेंगे बाय बाय एफ एम रेडियो, ठीक है, या सी यू एफ एम रेडियो। यहाँ से आपने ये याद किया, और हम 15, 16, 17, 18 पे अपनी क्या लगा रहे हैं, इस फार्मूले को। 15 पे सी, 16 पे यू, 17 पे एफ और 18 पे एम। अब इसको हम लिखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको लिखते हैं क्वेश्चन, COERSION। इसका मतलब होता है प्रपीड़न, हिंदी में प्रपीड़न। फिर आता है अंडर इन्फ्लुएंस, यानी असम्यक असर। फिर आता है फ्रॉड, और फिर आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। आपको एक बार में 15, 16, 17, 18 याद हो गई कि अंडर इन्फ्लुएंस मीन्स असम्यक असर हिंदी में, फ्रॉड यानी कपट, और मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स दुर्व्यापदेशन। इनकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा बुक से, यानी जब मैं अपनी क्लास लूँगा आगे की, थोड़ा स्टडी की, तब इनको खोल करके भी बताऊंगा, लेकिन अभी याद करने के पर्पज से सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कैसे टिप्स पर, उंगलियों पर लाना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुर्व्यपदेशन, ये 4 धाराएं 15, 16, 17, 18 जिसको हम CUFM याद करेंगे तो हमेशा याद रहेंगी। और हम ये देखते हैं कि जो कंसेंट है वो क्या कहती है। कंसेंट आपकी कहती है two or more person are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. Is that clear? Next आता है free consent, और free consent जो 14 है वो बेसिकली इस चीज पर आता है कि 15, 16, 17, 18 यानी किसी आदमी ने किसी को डरा धमका तो नहीं रखा है, अपने असर में तो नहीं रखा है, या उससे झूठ बोल करके तो नहीं कराया है, ठीक है, या उसको मिसरिप्रेजेंटेट करा दिया हो, कोई भी चीज़ होगी जो उसको महंगी पड़ रही, सस्ती पड़ रही हो और महंगी बता के उसको खरीदवा दी जाए कि साहब आपको उसमें बड़ा फ़ायदा होगा, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। तो कुल मिला करके जब ये 4 चीज़ें नहीं होंगी तो फ्री कंसेंट कहलाएगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। सेक्शन 18 तक हमने आपसे कहा था कि आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। तो आपको एक बार फिर मैं रिपीट कराता हूँ कि आपने सेक्शन 3 से स्टार्ट किया था, 3 और 4 को एक साथ पढ़ा, 5, 6, 7 को एक साथ पढ़ा, 8, 9, 10 को अलग अलग पढ़ा, और फिर 10 के बाद हम 11, 12 को एक साथ पढ़े, 13, 14 को एक साथ पढ़े, 15, 16, 17, 18 के लिए हमने आपको फार्मूला दे दिया। अब यहाँ से हम काफ़ी दूर तक सिर्फ फार्मूलों पे गाड़ी ले जाएंगे इसके बाद, क्योंकि ये जो बिगनिंग के सेक्शंस हैं थे 3 से लेकर के 11 तक, वो सेक्शंस जो थे उनमें फार्मूला हम नहीं सेट कर सकते थे, बस उसको हम बहुत ईजीएस्ट वे में समझा सकते थे कि इससे सरल तरीका कोई नहीं होगा। अगर आप बुक की लैंग्वेज पे जाएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि फर्स्ट ईयर का आधे से ज़्यादा बच्चा उसकी इंग्लिश या उसकी हिंदी समझ सके, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज बहुत कठिन है। आपको मैं आज भी बता दूँ, अगर एग्ज़ाम में भी हम लोग यही देखते हैं, अक्सर जब इवेलुएट करते हैं तो अगर बच्चे ने ओन वर्ड्स में लिखा है तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है, उसको समझ में तो आ रहा है कि वो कहना क्या चाहता है या विधायिका का क्या आशय है, उसको मालूम है। इज दैट क्लियर? हमें ज़्यादा अंदर गहराई तक जाने की ज़रूरत नहीं होती कि इवेल्युएशन जो है वो हर एक टीचर का अपना एक सोच है, वो अपने हिसाब से इवेल्युएट करता है बच्चे को और अपने हिसाब से मार्क्स देता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं या डीप में जाके चेक करते हैं, तो आई डोंट नो, मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो खुद को इंटेलिजेंट शो करना चाहते हैं या बच्चे को, मुझे नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन मैं जो करता हूँ
आपको यही करता हूँ कि लिबरल इंटरप्रिटेशन एंड लिबरल मार्किंग होनी चाहिए बच्चे के लिए, क्योंकि वो अभी फ्रेशर है, नया है। बाज़ार बहुत बड़ा है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लॉ में कमी नहीं है पढ़ने के लिए। मैं आज भी इस बात का दावा करता हूँ कि कोई भी टीचर लॉ का विधि नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि भारतवर्ष में इतने ज़्यादा लॉ हैं कि आप किस किस को पढ़ाओगे। हम लॉ नहीं पढ़ाते हैं, हम लॉ पढ़ने का तरीका पढ़ाते हैं कि लॉ को कैसे पढ़ा जाएगा। ये 3 साल में हम सिर्फ तरीका सिखाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जब आप एक बार तरीका सीख जाओगे तो अपने आप को पाओगे कि हम उसमें सक्षम है हर एक लॉ को पढ़ने में। और यही होता है, कोर्ट में जाने के बाद बच्चा अपने आप प्लेंट को दाखिल करता, प्लेंट बनाता है। इसी तरीके से वो ज़िंदगी में सफल भी होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करता है। तो मेरा आपको यही संदेश है कि आप सभी जो हैं इन धाराओं को ऐसे पढ़ें, हमने जैसा आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो यदि आपके पास अपना कोई तरीका है तो मोस्ट वेलकम, आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग अगेन माय वीडियो शैलेंसर क्लासेस। थैंक यू।